नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको थर्ड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रही हूँ। वो है आर्थिक महामंदी। ये इसका पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 लेक्चर हमने पहले कर लिया है। जैसे कि पार्ट 1 में हमने समझा था कि दोनों विश्व युद्धों के बीच में आर्थिक मंदी यूरोप में हुई थी 1929 से लेकर 1934 तक। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या कारण थे जिनकी वजह से आर्थिक मंदी हुई। उसमें हमने समझा कि महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, युद्ध ऋण, कृषि और उद्योगों का यंत्रीकरण, आर्थिक राष्ट्रीयता मुख्य कारण थे जिनकी वजह से यह मंदी हुई। उसके बाद हमने समझा था कि वॉल स्ट्रीट जो कि अमेरिका में है, उसके कारण जब उसमें मंदी आई, एकदम से शेयर्स जब गिर गए, तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका की वॉल स्ट्रीट का शेयर मार्केट क्रैश हो गया और उसके बाद अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया और पूरी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई। विश्वव्यापक संकट आ गया। अब आज के जो टॉपिक है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, आर्थिक मंदी का प्रसार और आंतरिक मंदी का परिणाम। पहले हम लेते हैं आर्थिक मंदी का प्रसार। जैसे ही अमेरिका ने ऋण देना शुरू कर दिया, यूरोप की जो राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई। पूंजी और मुद्रा की कमी से कारखाने बंद होने लगे, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का एक बहुत ही बड़ा गैर सरकारी बैंक क्रेडिट ऑनटॉस्ट का दिवाला निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी की एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था डार्मास्ट्रार तथा नेशनल बैंक जो था वो उसकी स्थिति भी डावाडोल हो गई और वो बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी बहाने से भारी मात्रा में अपना धन उससे निकाल लिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जब बैंक फेल हो गए तो उसका प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़ा और बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी लोगों ने अपना पैसा निकालना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने स्वर्ण मान को त्याग लिया, जिससे पौंड की विनिमय दर 1/4 कम हो गई। इससे इंग्लैंड को तो लाभ हुआ, मगर दूसरे जो यूरोपीय देश थे उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वहां कीमतों में पहले ही गिरावट चल रही थी, अब और अधिक गिरावट आ गई। यूरोप के अधिकांश स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए और कई देशों ने स्वर्णमान को त्याग कर लिया। केवल अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे कुछ ही देश थे जिन्होंने स्वर्णमान को बनाया रखा। अब इस इतनी जो बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उसको सॉल्व करने के लिए भी प्रयास किया गया। लोसान का सम्मेलन और लंदन का सम्मेलन, 2 सम्मेलन हुए। राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1933 में लोसान में सम्मेलन हुआ, मगर जब अमेरिका ने इस मंदी को समाप्त करने के लिए युद्ध ऋणों के अनुपात से कटौती नहीं की तो यह समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद एक लंदन समझौता और हुआ, सम्मेलन हुआ 1933 जून में ही। यहाँ पर भी 64 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मगर यहाँ पर भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं हो पाई और 27 जुलाई तक ये सम्मेलन चलता रहा, मगर अमेरिका की कारण ये सम्मेलन सही नहीं रहा। अब उसके बाद हम आते हैं आर्थिक मंदी के परिणाम। 1929 से लेकर 1934 के बीच में आर्थिक महामंदी रही और ये एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी विश्व इतिहास के लिए। इसके जो परिणाम हुए वो उतने ही महत्वपूर्ण व दूरगामी सिद्ध हुए। पहला जो परिणाम हुआ वह था आर्थिक राष्ट्रवाद। हम देखते हैं कि जब आर्थिक मंदी
हुई तो सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया और अनेक कानून और व्यवस्थाएं बनाई, जिससे स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिला, उन्हें हर प्रकार की सहायता दी गई, विदेशी आयात की सीमा निर्धारित कर दी गई और सीमा शुल्कों में वृद्धि कर दी गई। इन सब से क्या हुआ कि आर्थिक राष्ट्रवाद हुआ और उससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द की भावना का गला घोट दिया गया। तो इसलिए हम देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से आर्थिक महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को कमजोर किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वह था राष्ट्र संघ को आघात। हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। मगर हम देखते हैं कि आर्थिक महामंदी ने राष्ट्र संघ की प्रमुख शक्तियों को इतना निर्बल बना दिया कि जब सामूहिक सुरक्षा के लिए आक्रामक देशों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का समय आया तो वह ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ महामंदी ने अमेरिका को एक पृथकवादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया और धीरे धीरे वह यूरोप की राजनीति से दूर हटता चल गया। इससे भी राष्ट्र संघ को बहुत कमजोर होना पड़ा। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को आघात या अधिनायकवाद का उदय। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेमोक्रेसी कम हुई और डिक्टेटरशिप की तरफ लोग बढ़ने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, भुखमरी, बेकारी, असुरक्षा, अस्थिरता, निराशा, उसको ये जो लोकतंत्रीय सरकार है वो उनका समाधान नहीं कर पाई है, तो जनता का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से विश्वास चला गया। और दूसरी तरफ जब अधिनायकों ने, चाहे वो हिटलर जर्मनी में हो या मुसोलिनी इटली में हो, उन लोगों ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि लोग ये सोच रहे थे कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये अधिनायक कर पाएंगे। और इस आस के कारण विश्वास जनता का जो था वो इनके प्रति होने लगा। और हम सब जानते हैं कि इन्हीं अधिनायकों ने बाद में चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा वो कारण बन गए थे। एक और जो परिणाम निकला वो था राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। यह एक अशुभ परिणाम था आर्थिक जीवन में राजकीय नियंत्रण की वृद्धि। पहले अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देश मुक्त व्यापार की बात करते थे, कम से कम हस्तक्षेप की बात करते थे और स्वतंत्रता थी उनको उद्योग और व्यापार वाणिज्य में। मगर जब महामंदी हुई तो बेरोजगारी बढ़ी और कीमतें गिरने लगी, उद्योग धंधे चौपट होने लगे। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जनता ने भी यह मांगा कि सरकार आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए और इस प्रकार संरक्षण की नीति अपनाने लगे यूरोप के देश। अमेरिका ने भी रूजवेल्ट की नई व्यवस्था या न्यू डील की नीति अपनाई, जिसमें राष्ट्रपति को अमेरिका के आर्थिक प्रजातांत्रिक आदर्शों के विपरीत आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने के असाधारण अधिकार मिल गए थे और इस सब के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई। अब शस्त्रीकरण भी हम देखते हैं कि आर्थिक महामंदी के कारण लोगों को और कई देशों को सुरक्षा की चिंता होने लगी और इस कारण उन्होंने अपने सैनिक शक्ति में वृद्धि की। निशस्त्रीकरण की भावना उन्होंने त्याग दी और युद्ध सामग्री का उत्पादन करने लगे। और जब युद्ध सामग्री ज्यादा बनती है तो हम सब जानते हैं कि युद्ध होने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साम्यवाद का भी प्रसार होने लगा। रूस से जो साम्यवाद था वो फ्रांस और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी में देशों में फैलने लगे।
जहां यूरोप के प्रजातांत्रिक पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी इस मंदी के दौर में, वहीं साम्यवादी रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वहां पर औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रही थी। इस प्रगति को देखकर दूसरे देशों में भी साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। और मगर हम देखते हैं पॉलिटिकली, हम देखते हैं कि ये जो फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जो प्रजातंत्री देश थे, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उनका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो फासिस्ट शक्तियां हैं उनको साम्यवाद से लड़ाकर दोनों को कमजोर कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, परंतु इस नीति के कारण उन्होंने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों और वर्साय की जो संधि थी उसकी भी उपेक्षा करी। और जो फासिस्ट शक्तियां थी, चाहे वो जर्मनी की हों चाहे वो इटली की हों, उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और फिर सैन्यवाद का उदय हुआ, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो इटली में हो और चाहे वो जर्मनी में हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इससे उत्पन्न राजनीतिक उथल पुथल का विस्तार सरकार को नियंत्रित करने वालों दलों में परिवर्तन मात्र से लेकर एक ऐसी यथार्थ क्रांति तक था जैसे कि जर्मनी में तब हुई जब नाजी लोगों ने सत्ता संभाल ली। इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक कठिनाइयों के समाधान में व्यस्त होने के कारण प्रजातंत्रीय राज्यों के नेता आक्रामक राज्यों की आक्रामक कार्यवाही, जो वास्तव में द्वितीय महायुद्ध की प्रस्तावना ही थी, को प्रारंभिक अवस्था में रोकने के लिए कोई भी प्रभावशाली कदम उठाने में झिझकते रहे और इन सब का परिणाम ये हुआ कि एक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह जो टॉपिक है ये कितना महत्वपूर्ण है, आर्थिक महामंदी। धन्यवाद।